नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं, भारतीय संसदीय समितियां। नमस्कार। जी, ये एक ऐसा विषय है जिस पर अक्सर उतनी बात नहीं होती, लेकिन संसद के कामकाज के लिए ये बेहद जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, संसद का काम कितना विशाल और जटिल है। इतने सारे कानून बनते हैं, सरकार के इतने विभाग हैं, नीतियां हैं। सही बात है। और संसद के पास, मतलब पूरे सदन के पास, हर एक चीज की बारीकी से जांच करने का न तो हमेशा समय होता है और न ही शायद वो विशेषज्ञता जो किसी खास विषय के लिए चाहिए। तो यहीं पर समितियों की जरूरत महसूस होती है ना? बिल्कुल। ये समितियां ही वो माध्यम हैं जिनके जरिए संसद अपने इन बड़े और विस्तृत कामों को अंजाम देती है। तो चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। एक संसदीय समिति होती क्या है, मतलब इसकी परिभाषा क्या है? देखिए, सीधी सी बात है, संसदीय समिति वो समिति है जिसे सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा खुद नियुक्त करता है। अच्छा। या चुनता है, या फिर जिसे सदन के अध्यक्ष सभापति नामित करते हैं। ये समितियां स्पीकर या सभापति के निर्देशन में ही काम करती हैं। और अपनी रिपोर्ट या तो सीधे सदन को सौंपती हैं या फिर अध्यक्ष या सभापति को। और एक और महत्वपूर्ण बात, इन्हें काम करने के लिए जो सचिवालय मतलब सेक्रेटरियल सपोर्ट चाहिए, वो लोकसभा या राज्यसभा सचिवालय ही मुहैया कराता है। ठीक है। तो ये समितियां मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं? इन्हें हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहली है स्थायी समितियां, यानी स्टैंडिंग कमिटीज। स्थायी मतलब परमानेंट? हाँ, लगभग। ये स्थायी प्रकृति की होती हैं। इनका गठन हर साल या समय समय पर होता रहता है और ये लगातार काम करती हैं, कंटिन्यूस बेसिस पर। और दूसरी होती हैं तदर्थ समितियां या एडहॉक कमिटीज। ये अस्थायी होती हैं, मतलब टेम्परेरी। किसी खास काम के लिए? जी, इन्हें किसी विशेष काम या जांच के लिए बनाया जाता है और जैसे ही वो काम पूरा होता है, ये समितियां समाप्त हो जाती हैं, इनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो आज हम स्थायी समितियों पर ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि संसद का ज्यादातर विस्तृत काम शायद इन्हीं के जरिए होता है। हाँ, बिल्कुल। स्थायी समितियां ही ज्यादातर रूटीन और विस्तृत जांच पड़ताल का काम संभालती हैं। स्थायी समितियों को भी क्या अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है? जी हाँ, इनके काम के आधार पर इन्हें मुख्य रूप से 6 श्रेणियों में बांटा जाता है। 6? कौन कौन सी? पहली और शायद सबसे अहम है वित्तीय समितियां, फाइनेंशियल कमिटीज। अच्छा। दूसरी हैं विभागीय स्थायी समितियां, जिन्हें हम डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज या DRSCs कहते हैं। DRSC? हाँ, ये नाम सुना है। तीसरी हैं जांच समितियां, कमिटीज टू इंक्वायर। चौथी संवीक्षा और नियंत्रण समितियां, कमिटीज टू स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल। पांचवी श्रेणी है सदन के दिन प्रतिदिन के कार्य से संबंधित समितियां, कमिटीज रिलेटिंग टू द डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस। और छठी हैं हाउसकीपिंग या सेवा समितियां, हाउसकीपिंग और सर्विस कमिटीज। ओके, तो ये 6 मुख्य श्रेणियां हैं। चलिए पहली वाली से शुरू करते हैं। वित्तीय समितियां, आपने कहा ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये सीधे सीधे सरकारी पैसे, खर्चे और अर्थव्यवस्था से जुड़ी हैं। इनमें 3 समितियां सबसे प्रमुख हैं। कौन सी 3? लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी PSC, प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट्स कमिटी और सार्वजनिक उपक्रम समिति, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले लोक लेखा समिति PSC पर बात करते हैं। ये तो काफी पुरानी लगती है नाम से। हाँ, ये सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। इसकी स्थापना पहली बार 1921 में हुई थी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। आजादी के बाद भी ये जारी रही। अच्छा, 1921 से? इसमें सदस्य कौन होते हैं? इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। दोनों सदनों से। और इनका चुनाव कैसे होता है? इनका चुनाव हर साल होता है। संसद के सदस्य ही अपने में से इन सदस्यों को चुनते हैं और चुनाव का तरीका है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट STV सिस्टम के जरिए। इसका मतलब सभी पार्टियों को उनकी सदस्य संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिल जाता है। जी हाँ, कोशिश यही रहती है कि लगभग सभी दलों को इसमें जगह मिले। इनका कार्यकाल सिर्फ 1 साल का होता है। 1 साल? और क्या कोई मंत्री इस समिति का सदस्य बन सकता है? नहीं, ये एक महत्वपूर्ण नियम है। कोई भी मंत्री PSC का सदस्य नहीं चुना जा सकता। ये जरूरी भी है, क्योंकि समिति सरकार के खर्चों की जांच करती है। बिल्कुल, पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए ये जरूरी है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर करते हैं, समिति के सदस्यों में से ही। यहाँ एक दिलचस्प बात है,
1967-68 तक तो अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल से ही होता था। लेकिन अब? लेकिन 1967 से एक परंपरा बन गई है कि पीएसी का अध्यक्ष विपक्षी दल से ही चुना जाता है। ये तो बहुत अच्छी परंपरा है, जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए। जी हाँ, ये संसदीय लोकतंत्र की एक स्वस्थ परंपरा मानी जाती है। अब आते हैं इसके काम पर। पीएसी करती क्या है आखिर? इसका सबसे मुख्य काम है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग की जो वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं, उनकी जांच करना। कौन सी रिपोर्ट्स? कैग 3 मुख्य रिपोर्ट्स राष्ट्रपति को देते हैं, जो फिर संसद के पटल पर रखी जाती हैं। विनियोग खाते अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स पर ऑडिट रिपोर्ट, वित्त खाते फाइनेंस अकाउंट्स पर ऑडिट रिपोर्ट और सार्वजनिक उपक्रमों पब्लिक अंडरटेकिंग्स पर ऑडिट रिपोर्ट। पीएसी इन तीनों रिपोर्ट्स की जांच करती है। ये जांच किस नजरिए से होती है? सिर्फ कानूनी तौर पर? नहीं, सिर्फ कानूनी या औपचारिक नजरिए से नहीं। पीएसी सार्वजनिक खर्च की जांच अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, विवेक, प्रूडेंस और बुद्धिमत्ता, विजडम और औचित्य प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से भी करती है। मतलब पैसा कानून के हिसाब से तो खर्च हुआ ही, लेकिन क्या वो समझदारी से, बिना फिजूल खर्ची के खर्च हुआ? एकदम सही। समिति ये देखती है कि कहीं सरकारी पैसे की बर्बादी तो नहीं हुई, कोई नुकसान, भ्रष्टाचार, अक्षमता या निरर्थक खर्च तो नहीं हुआ। इन मामलों को वो सामने लाती है। और विस्तार में बताएं, जैसे विनियोग खातों की जांच में क्या देखती है? उसमें ये सुनिश्चित करती है कि जो पैसा जिस काम के लिए संसद ने मंजूर किया था, वो उसी काम के लिए कानूनी रूप से उपलब्ध था और उसी पर खर्च हुआ। ये भी देखती है कि खर्च करने वाली अथॉरिटी के पास अधिकार था या नहीं, और अगर फंड्स का रीअप्रोप्रिएशन हुआ है, मतलब एक मद से दूसरे मद में पैसा डाला गया है, तो वो नियमों के अनुसार हुआ है या नहीं। ठीक है। और सार्वजनिक उपक्रमों के अलावा? ये राज्य निगमों, सरकारी व्यापारिक और विनिर्माण योजनाओं और परियोजनाओं और स्वायत्त और अर्ध स्वायत्त निकायों, ऑटोनमस एंड सेमी ऑटोनमस बॉडीज के खातों की भी जांच करती है। कैग की भूमिका क्या रहती है इस पूरी प्रक्रिया में? कैग की भूमिका बहुत अहम है। कैग को इस समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड कहा जाता है। कैग के अधिकारी समिति की बैठकों में मदद करते हैं, ऑडिट के निष्कर्षों को समझाते हैं। अशोक चंदा ने भी पीएसी के महत्व के बारे में कुछ कहा था। जी हाँ, अशोक चंदा, जो खुद भी कैग रह चुके हैं, उन्होंने सार्वजनिक व्यय पर विधायी नियंत्रण के क्षेत्र में पीएसी के महत्व को रेखांकित किया था। लेकिन क्या पीएसी की कुछ सीमाएं भी हैं? मतलब क्या कुछ ऐसा है जो वो नहीं कर सकते? हाँ, बिल्कुल है। पहली बात तो ये कि समिति नीति के व्यापक सवालों पर विचार नहीं करती। मतलब सरकार की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, ये तय करना इसका काम नहीं है। ये देखती है कि जो पॉलिसी है उसके तहत खर्च सही हुआ या नहीं। और दूसरी बड़ी सीमा ये है कि इसकी जांच खर्च होने के बाद होती है, इसीलिए इसे अक्सर पोस्टमार्टम वर्क कहा जाता है। ये खर्च को होने से रोक नहीं सकती, बस बाद में उसकी चीरफाड़ कर सकती है। क्या ये दिन प्रतिदिन के प्रशासन में दखल दे सकती है? नहीं, ये रोजमर्रा के एडमिनिस्ट्रेशन में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। और शायद सबसे महत्वपूर्ण सीमा ये है कि इसकी सिफारिशें केवल सलाहकारी होती हैं, मंत्रालयों पर बाध्यकारी नहीं होती। मतलब सरकार चाहे तो माने, चाहे ना माने। हाँ, हालांकि आम तौर पर सरकार इन सिफारिशों को गंभीरता से लेती है, लेकिन कानूनी तौर पर वो बाध्य नहीं है। समिति खर्च के आदेश भी जारी नहीं कर सकती। ये कोई कार्यकारी निकाय नहीं है। तो ये थी लोक लेखा समिति। अब आते हैं दूसरी वित्तीय समिति पर, प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट्स कमेटी। आपने कहा था कि यहाँ कुछ बहुत रोचक है। हाँ, रोचक इसलिए क्योंकि इसकी बनावट और काम थोड़ा अलग है। इसकी उत्पत्ति स्वतंत्रता के बाद हुई 1950 में, उस समय के वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर। अच्छा, ये आजादी के बाद बनी? जी, शुरू में इसमें 25 सदस्य थे, लेकिन 1956 में बढ़ाकर 30 कर दिए गए। और सबसे खास बात क्या? इसके सभी 30 सदस्य सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से होते हैं। इसमें राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। अरे, ये तो सचमुच अलग है। पीएसी में तो दोनों सदनों के सदस्य थे। हाँ, इनका चुनाव भी हर साल लोकसभा अपने सदस्यों में से करती है, वही पीआर वाया एसटीवी तरीके से। कार्यकाल 1 साल का होता है और इसमें भी कोई मंत्री सदस्य नहीं बन सकता। और इसका अध्यक्ष की नियुक्ति स्पीकर करते हैं, सदस्यों में से ही, लेकिन परंपरा के अनुसार इसका अध्यक्ष हमेशा सत्तारूढ़ दल, रूलिंग पार्टी से होता है, विपक्ष से होता है। बिल्कुल। इस समिति को कंटिन्यूअस इकोनॉमी कमेटी भी कहते हैं। जी हाँ, इसे इस नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका मुख्य काम ही सरकारी खर्चों में मितव्ययता
यानी इकोनॉमी लाने के तरीके सुझाना है। इसका काम थोड़ा और विस्तार से बताइए। ये समिति अनुमानों की जांच करती है। मतलब जो बजट में अलग अलग मंत्रालयों के लिए खर्चे का अनुमान लगाया जाता है, ये समिति देखती है कि उस अनुमान में जो नीति निहित है उसके अनुसार क्या बचत की जा सकती है, संगठन में क्या सुधार हो सकते हैं या प्रशासनिक दक्षता कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो ये वैकल्पिक नीतियां भी सुझा सकती है? हाँ, ये प्रशासन में दक्षता और मितव्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज का सुझाव दे सकती है। ये भी जांच करती है कि जो पैसा अनुमानों के अनुसार तय हुआ है वो सही तरीके से लगाया गया है या नहीं। और ये भी सुझाव देती है कि अनुमानों को संसद में किस रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं होंगी? हाँ, इसकी भी हैं। पहली तो ये कि ये अनुमानों की जांच तभी कर सकती है जब उन पर संसद में वोटिंग हो चुकी हो, उसके पहले नहीं। तो ये भी एक तरह से पोस्टमार्टम जैसा ही हुआ। और नीति पर सवाल? ये संसद द्वारा निर्धारित नीति पर सवाल नहीं उठा सकती। पीएसी की तरह इसकी सिफारिशें भी सलाहकारी हैं, बाध्यकारी नहीं। क्या ये सभी मंत्रालयों की जांच करती है? नहीं, ये हर साल केवल कुछ चुने हुए मंत्रालयों और विभागों की ही जांच कर पाती है। रोटेशन के आधार पर धीरे धीरे सभी को कवर करने की कोशिश करती है, जिसमें कई साल लग जाते हैं। और एक बड़ा अंतर पीएसी से, इसके पास पीएसी की तरह सीएजी के विशेषज्ञ सहायता उपलब्ध नहीं होती। इसे अपने सदस्यों की सूझबूझ और सचिवालय की मदद पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसका काम भी काफी हद तक पोस्टमार्टम प्रकृति का है। समझ गई। अब आते हैं तीसरी वित्तीय समिति पर, सार्वजनिक उपक्रम समिति, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। जी, ये समिति अपेक्षाकृत नई है। 1964 में बनी थी, कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर। कृष्णा मेनन समिति? अच्छा। शुरू में इसमें 15 सदस्य थे, 10 लोकसभा से और 5 राज्यसभा से। लेकिन 1974 में सदस्य संख्या बढ़ाकर 22 कर दी गई, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, ठीक पीएसी की तरह। चुनाव और कार्यकाल? चुनाव वही तरीका, पीआर वाया एसटीवी हर साल, कार्यकाल भी 1 साल, और इसमें भी कोई मंत्री सदस्य नहीं हो सकता। अध्यक्ष की नियुक्ति स्पीकर करते हैं, लेकिन सिर्फ समिति के लोकसभा सदस्यों में से ही। तो अध्यक्ष हमेशा लोकसभा से ही होगा? जी हाँ। इसका मुख्य काम क्या है? जैसा कि नाम से जाहिर है, सरकारी कंपनियों से जुड़ा होगा। बिल्कुल, ये सार्वजनिक उपक्रमों यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की रिपोर्ट्स और उनके खातों की जांच करती है। उन पर जो कैग की ऑडिट रिपोर्ट होती है, ये समिति उसकी भी जांच करती है। और क्या देखती है जांच में? ये देखती है कि क्या इन सरकारी कंपनियों का प्रबंधन सही व्यावसायिक सिद्धांतों, साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स और विवेकपूर्ण वाणिज्यिक प्रथाओं, प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस के अनुसार हो रहा है या नहीं। मतलब कहीं सरकारी कंपनियां घाटे में तो नहीं चल रही। हाँ। या उनका मैनेजमेंट ठीक है या नहीं। हाँ, मोटे तौर पर यही। इसके अलावा सार्वजनिक उपक्रमों के संबंध में कुछ ऐसे काम जो पहले पीएसी या प्राक्कलन समिति के दायरे में आते थे, वो भी स्पीकर द्वारा इस समिति को सौंपे जा सकते हैं। इसकी क्या सीमाएं हैं? इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। जैसे ये 1 साल में 10-12 से ज्यादा सरकारी कंपनियों की जांच नहीं कर पाती। इसका काम भी पोस्टमार्टम प्रकृति का ही है, मतलब कंपनी के कामकाज के बाद ही जांच होती है। नीति और रोजमर्रा के काम? ये सरकार की प्रमुख नीतियों से जुड़े मामलों की जांच नहीं कर सकती और ना ही कंपनियों के दिन प्रतिदिन के प्रशासन के मामलों में दखल देती है। इसकी सिफारिशें भी सलाहकारी ही हैं, बाध्यकारी नहीं। और ये आमतौर पर बहुत ज्यादा तकनीकी मामलों की जांच नहीं करती। ठीक है, तो ये थी 3 मुख्य वित्तीय समितियां। अब हम स्थायी समितियों की दूसरी श्रेणी पर आते हैं, विभागीय स्थायी समितियां या डीआरएससीज। आपने बताया था ये 1993 में बनी। जी, 1993 में 17 डीआरसीज बनाई गई थीं, लोकसभा की नियम समिति की सिफारिश पर। फिर 2004 में इनकी संख्या बढ़ाकर 24 कर दी गई। इनका मकसद क्या था? क्यों जरूरत पड़ी इनकी? इनका मुख्य उद्देश्य था कार्यपालिका यानी सरकार की संसद के प्रति जवाबदेही को और ज्यादा सुनिश्चित करना, खासकर वित्तीय मामलों में। साथ ही बजट पर संसद में जो बहस होती है उसे और ज्यादा सार्थक बनाने में मदद करना। कैसे? क्योंकि ये समितियां संबंधित मंत्रालयों की अनुदान मांगों, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स की विस्तार से जांच करती हैं, सदन में उन पर चर्चा होने से पहले। अच्छा, तो इनकी संरचना कैसी होती है? कुल 24 समितियां हैं। हाँ, कुल 24 डीआरसीज हैं। हर समिति में 31 सदस्य होते हैं। 31? ये तो काफी बड़ी संख्या है। हाँ, इनमें से 21 सदस्य लोकसभा से होते हैं, जिन्हें स्पीकर नॉमिनेट करते हैं, और 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं, जिन्हें राज्यसभा के सभापति नॉमिनेट करते हैं।
तो इसमें भी दोनों सदनों का प्रतिनिधित्व है? मंत्री सदस्य बन सकते? नहीं, इसमें भी वही नियम है, कोई मंत्री सदस्य के रूप में नामित नहीं हो सकता। और अगर कोई सदस्य समिति में रहते हुए मंत्री बन जाता है तो उसे समिति की सदस्यता छोड़नी पड़ती है। कार्यकाल? इनका कार्यकाल भी 1 साल का होता है। ये 24 समितियां सरकार के सभी मंत्रालयों को कवर करती हैं? जी हाँ, इन 24 समितियों के दायरे में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग आ जाते हैं। इनमें से 8 समितियां राज्यसभा के सभापति के निर्देशन में काम करती हैं और बाकी 16 लोकसभा स्पीकर के निर्देशन में। क्या आप कुछ उदाहरण दे सकती हैं? मतलब ये कौन कौन सी समितियां हैं और कौन से मंत्रालय देखती हैं? क्योंकि ये समझना जरूरी है कि इनका दायरा कितना बड़ा है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, इनको याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इनकी सूची काफी विस्तृत है। मैं आपको बताता हूँ। जैसे राज्यसभा के तहत जो 8 समितियां हैं, उनमें शामिल हैं वाणिज्य समिति, कमिटी ऑन कॉमर्स। दूसरा, गृह मामलों की समिति, कमिटी ऑन होम अफेयर्स। तीसरा, शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल संबंधी समिति, कमिटी ऑन एजुकेशन, वुमेन, चिल्ड्रन, यूथ एंड स्पोर्ट्स। पहले इसका नाम मानव संसाधन विकास था। चौथा, उद्योग समिति, कमिटी ऑन इंडस्ट्री। पांचवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन समिति, कमिटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट्स एंड क्लाइमेट चेंज। छठा, परिवहन, पर्यटन और संस्कृति समिति, कमिटी ऑन ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड कल्चर। सातवां, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समिति, कमिटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आठवां, कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय समिति, कमिटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस, लॉ एंड जस्टिस। ये तो काफी व्यापक क्षेत्र कवर कर रही हैं। और लोकसभा के तहत जो 16 समितियां हैं, जी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालयों को देखती हैं। जैसे 9, कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति। 10, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति। 11, रक्षा समिति। 12, ऊर्जा समिति। 13, विदेश मामलों की समिति। 14, वित्त समिति। ये वित्त समिति वाली पीएससी या एस्टिमेट्स कमिटी से अलग है, ये मंत्रालयों से संबंधित है। 15, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण समिति। 16, श्रम, कपड़ा और कौशल विकास समिति। 17, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस समिति। 18, रेलवे समिति। 19, शहरी विकास समिति। 20, जल संसाधन समिति। रसायन और उर्वरक समिति। 22, ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति, कमिटी ऑन रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। 23, कोयला, खान और इस्पात समिति, कमिटी ऑन कोल, माइंस एंड स्टील। 24, सामाजिक न्याय और अधिकारिता समिति, कमिटी ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। वाकई ये तो सरकार के लगभग हर काम को कवर कर लेती हैं। इनका मुख्य काम क्या होता है? इनके 4 मुख्य काम हैं। पहला, जैसा मैंने बताया, संबंधित मंत्रालयों या विभागों की अनुदान मांगों यानी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर विचार करना जब बजट पेश होता है। लेकिन हाँ, ये कटौती प्रस्ताव की तरह सुझाव नहीं दे सकती। दूसरा, उन मंत्रालयों से संबंधित विधेयक यानी बिल्स जो सदन के अध्यक्ष या सभापति द्वारा समिति को भेजे जाते हैं, उनकी जांच करना। ये बहुत महत्वपूर्ण काम है क्योंकि सदन के पास हर बिल पर इतनी बारीकी से चर्चा का समय नहीं होता। तीसरा, मंत्रालयों और विभागों की वार्षिक रिपोर्टों यानी एनुअल रिपोर्ट्स पर विचार करना। और चौथा, अगर कोई राष्ट्रीय बुनियादी दीर्घकालिक नीति दस्तावेज यानी नेशनल बेसिक लॉन्ग टर्म पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स सदन के सामने रखा जाता है तो उस पर विचार करना। तो ये समितियां सरकार के कामकाज पर गहरी नजर रखती हैं। इनकी भी कुछ सीमाएं हैं? हाँ, इनकी भी हैं। पहला, ये संबंधित मंत्रालयों या विभागों के दिन प्रतिदिन के प्रशासन के मामलों पर विचार नहीं करती। दूसरा, ये आमतौर पर उन मामलों पर विचार नहीं करती जो दूसरी संसदीय समितियों के विचाराधीन हो, मतलब काम का दोहराव ना हो। और तीसरा, इनकी सिफारिशें भी प्रकृति में सलाहकारी ही होती हैं, संसद पर बाध्यकारी नहीं। प्रक्रिया क्या होती है इनकी? जैसे अनुदान मांगों या विधेयकों पर? अनुदान मांगों पर विचार करने के बाद ये अपनी रिपोर्ट सदन को देती हैं। विधेयकों के मामले में जब कोई बिल इन्हें भेजा जाता है तो ये उसकी जांच करती हैं, संबंधित पक्षों से बात कर सकती हैं और फिर एक निश्चित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट देती हैं। इस DRSC प्रणाली के क्या फायदे देखने को मिले हैं? ये क्यों इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं? इसके कई फायदे हैं। एक तो इन समितियों की कार्यवाही आमतौर पर पार्टी लाइन से हटकर होती है। सदस्य दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मुद्दों पर विचार करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। विस्तृत,
करीबी, निरंतर और व्यापक तरीके से नियंत्रण रखने में मदद करती है। मंत्रालयों पर क्या असर होता है? मंत्रालय भी अपनी अनुदान मांगों को तैयार करने में ज्यादा सावधान रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि समिति में उनकी बारीकी से जांच होगी। सांसदों के लिए क्या फायदा है? सांसदों को सरकार के कामकाज को करीब से समझने और उसमें भाग लेने का अवसर मिलता है। वे विशेषज्ञ राय या जनमत भी हासिल कर सकते हैं। विपक्ष और राज्यसभा की भूमिका वित्तीय नियंत्रण में ज्यादा प्रभावी हो जाती है। और सदन की बहसों पर? समिति की रिपोर्टों के आधार पर सदन में ज्यादा सूचित इन्फॉर्म्ड बहस होती है। कुल मिलाकर इन समितियों ने जानकारी हासिल करने, उसे सार्वजनिक करने, सदन और जनता पर प्रभाव डालने और सरकारी नीतियों को आकार देने में अपनी प्रभावशीलता साबित की है। तो ये DRSCs वाकई संसदीय निगरानी का एक मजबूत तंत्र है। अब आते हैं स्थायी समितियों की तीसरी श्रेणी पर, जांच समितियां। जी, कमिटीज टू इंक्वायर। इनका मुख्य काम जांच करना होता है। इसमें पहली है याचिका समिति, कमिटी ऑन पिटीशंस। याचिका समिति ये क्या करती है? ये उन याचिकाओं की जांच करती है जो विधेयकों या सामान्य सार्वजनिक महत्व के मामलों पर सदन को मिलती हैं। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति या संस्था कोई अभ्यावेदन रिप्रेजेंटेशन भेजती है तो ये उस पर भी विचार करती है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ये समिति होती है। लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं। अच्छा, अगली है विशेषाधिकार समिति, कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस। हाँ, ये एक तरह से अर्ध न्यायिक क्वाजी जुडिशियल प्रकृति की समिति है। ये सदन या उसके सदस्यों या समितियों के विशेषाधिकार हनन, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के मामलों की जांच करती है और उचित कार्रवाई की सिफारिश करती है। इसमें भी लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं। विशेषाधिकार हनन मतलब? मतलब अगर कोई सदन की या उसके सदस्यों की अवमानना करता है या उनके काम में बाधा डालता है तो ये समिति उस मामले को देखती है। और एक आचार समिति भी है। जी हाँ, ये राज्यसभा में 1997 में और लोकसभा में 2000 में गठित की गई। इसका काम संसद सदस्यों के लिए जो आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट है उसे लागू करवाना है। मतलब सांसदों के व्यवहार पर नजर रखना। हाँ, ये सदस्यों के कदाचार के मामलों की जांच करती हैं और कार्रवाई की सिफारिश करती है। ये संसद में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का काम करती है। लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं। ठीक है, अब चौथी श्रेणी समीक्षा और नियंत्रण समितियां। जी, इसमें पहली है सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति। सरकारी आश्वासन मतलब जब मंत्री सदन में कोई वादा करते हैं, कोई आश्वासन देते हैं, कोई वचन देते हैं, तो ये समिति देखती है कि उन आश्वासनों को किस हद तक पूरा किया गया है। ये 1953 में बनी थी। लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 10 सदस्य। ये तो बहुत जरूरी काम है, वादों का हिसाब रखना। बिल्कुल। अगली है अधीनस्थ विधान समिति, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। अधीनस्थ विधान, इसका क्या मतलब है? देखिए, संसद तो मुख्य कानून या एक्ट बनाती है, लेकिन उस कानून को लागू करने के लिए विस्तृत नियम, उपनियम, विनियम, रूल्स, सब रूल्स, रेगुलेशंस, बायलॉज बनाने की शक्ति अक्सर कार्यपालिका यानी सरकार को दे दी जाती है। इसे ही अधीनस्थ विधान या प्रत्यायोजित विधान या सबऑर्डिनेट और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। अच्छा, तो ये समिति क्या करती है? ये समिति जांच करती है कि कार्यपालिका को नियम बनाने की जो शक्ति दी गई है उसका प्रयोग ठीक से हो रहा है या नहीं। कहीं कार्यपालिका अपनी शक्तियों से बाहर जाकर नियम तो नहीं बना रही। ये दोनों सदनों में होती हैं, हर एक में 15 सदस्य। ये भी 1953 में बनी थी। अगली सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति, कमिटी ऑन पेपर्स लेड ऑन द टेबल। ये 1975 में बनी। इसका क्या काम है? मंत्रीगण बहुत सारे दस्तावेज, रिपोर्ट, अधिसूचनाएं वगैरह सदन के पटल पर रखते हैं। ये समिति उन सभी पत्रों की जांच करती है, सिवाय उनके जो अधीनस्थ विधान समिति देखती है कि क्या वो संविधान या किसी कानून या नियम के प्रावधानों के अनुसार हैं। लोकसभा में 15, राज्यसभा में 10 सदस्य। ठीक है। फिर है अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति, कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ SCs एंड STs। जी, ये एक महत्वपूर्ण समिति है। इसमें 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। इसका काम? ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्टों पर विचार करती है। साथ ही अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण से जुड़े सभी मामलों की जांच करती है, जैसे उनके लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपाय कितने लागू हो रहे हैं, कल्याण कार्यक्रम कैसे चल रहे हैं वगैरह। और महिलाओं के लिए भी ऐसी कोई समिति है? हाँ, बिल्कुल। महिला अधिकारिता समिति,
कमिटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, ये 1997 में बनी थी। संरचना और काम। इसमें भी 30 सदस्य हैं, 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा से। ये राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट पर विचार करती है और केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं की स्थिति, गरिमा और समानता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों की जांच करती है। और इस श्रेणी में आखिरी लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति, जॉइंट कमिटी ऑन ऑफिसेस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये क्या होता है? संविधान के अनुसार अगर कोई संसद सदस्य लाभ का पद धारण करता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है। ये समिति केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों, सरकारों द्वारा नियुक्त विभिन्न समितियों और निकायों की जांच करती है और सिफारिश करती है कि क्या उन पदों पर रहने वाले व्यक्ति संसद सदस्य बनने या बने रहने के लिए अयोग्य माने जाएंगे। अच्छा, तो ये देखते हैं कि कौन सा पद लाभ का पद है और कौन सा नहीं। मोटे तौर पर हाँ, ये एक संयुक्त समिति है, मतलब इसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, 10 लोकसभा से और 5 राज्यसभा से, कुल 15 सदस्य। ठीक है, अब आते हैं 5वीं श्रेणी पर, सदन के दिन प्रतिदिन के कार्य से संबंधित समितियां। जी, इसमें पहली है कार्य मंत्रणा समिति, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। ये तो नाम से ही लग रहा है कि सदन के कामकाज का शेड्यूल तय करती होगी। बिल्कुल सही, ये सदन के कार्यक्रम और समय सारणी को नियंत्रित करती है। कौन सा बिल कब लिया जाएगा, किस विषय पर कितनी देर बहस होगी, ये सब तय करने में इसकी अहम भूमिका होती है। दोनों सदनों में होती है। हाँ, लोकसभा समिति में 15 सदस्य होते हैं और स्पीकर खुद इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा समिति में 11 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के सभापति इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगली है गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति, कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल्स एंड रेजोल्यूशंस। गैर सरकारी सदस्य मतलब जो सदस्य मंत्री नहीं है उन्हें गैर सरकारी सदस्य, प्राइवेट मेंबर कहा जाता है। उनके द्वारा लाए गए विधेयकों और संकल्पों पर चर्चा के लिए समय आवंटित करना और उन विधेयकों का वर्गीकरण करना इस समिति का काम है। ये दोनों सदनों में है? नहीं, ये समिति सिर्फ लोकसभा में होती है। इसमें 15 सदस्य होते हैं और लोकसभा के उपाध्यक्ष, डेप्यूटी स्पीकर इसके अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा में ऐसा काम वहां की कार्य मंत्रणा समिति ही देखती है। अच्छा, ये अंतर है। फिर है नियम समिति, रूल्स कमेटी। जी, ये सदन की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस पर विचार करती है और उनमें जरूरी संशोधनों या बदलावों की सिफारिश करती है। संरचना। लोकसभा समिति में 15 सदस्य होते हैं, स्पीकर पदेन अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा समिति में 16 सदस्य होते हैं, सभापति पदेन अध्यक्ष होते हैं। और इस श्रेणी में आखिरी सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति, कमिटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द सीटिंग्स ऑफ द हाउस। ये क्या देखती है? अगर कोई सदस्य सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहना चाहता है तो वो छुट्टी के लिए आवेदन देता है। ये समिति उन आवेदनों पर विचार करती है। ये उन मामलों की भी जांच करती है जहां कोई सदस्य बिना अनुमति के 60 दिन या उससे ज्यादा समय तक सदन से अनुपस्थित रहा हो। ये भी दोनों सदनों में है? नहीं, ये समिति भी सिर्फ लोकसभा में होती है। इसमें 15 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में ऐसी कोई अलग समिति नहीं है, वहां ऐसे मामले सदन खुद ही निपटाता है। ओके, अब छठी और अंतिम श्रेणी हाउसकीपिंग या सेवा समितियां। जी, ये समितियां मुख्यतः सदस्यों की सुविधाओं और सदन के आंतरिक प्रबंधन से जुड़ी होती हैं। पहली है सामान्य प्रयोजन समिति, जनरल पर्पसेस कमिटी। इसका क्या प्रयोजन है? ये उन मामलों पर विचार करती है और सलाह देती है जो सदन के कामकाज से तो जुड़े हैं लेकिन किसी और संसदीय समिति के दायरे में नहीं आते। इसकी संरचना काफी बड़ी होती होगी? हाँ, इसमें पीठासीन अधिकारी, स्पीकर, सभापति पदेन अध्यक्ष होते हैं, साथ ही उपाध्यक्ष, उपसभापति, चेयरपर्सन पैनल के सदस्य, सभी विभागीय स्थायी समितियों के अध्यक्ष, सदन में मान्यता प्राप्त दलों के नेता और कुछ अन्य नामित सदस्य शामिल होते हैं। ये दोनों सदनों में होती है। दूसरी है आवास समिति, हाउस कमिटी। जैसा नाम से जाहिर है, ये सदस्यों के लिए दिल्ली में आवास, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन और हॉस्टलों में अन्य सुविधाओं जैसे भोजन, चिकित्सा सहायता आदि का प्रबंधन देखती है। ये लोकसभा में होती है, 12 सदस्य। फिर है पुस्तकालय समिति, लाइब्रेरी कमेटी। ये संसद के पुस्तकालय, पार्लियामेंट लाइब्रेरी से संबंधित मामलों को देखती है और सदस्यों को लाइब्रेरी की सेवाओं का उपयोग करने में मदद करती है। इसमें 9 सदस्य होते हैं, 6 लोकसभा से और 3 राज्यसभा से। और आखिरी संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों संबंधी संयुक्त समिति, जॉइंट कमिटी ऑन सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, ये सांसदों की सैलरी और अलाउंस देखती है। हाँ, ये संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 के तहत बनी है।
ये सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन को रेगुलेट करने के लिए नियम बनाती है। ये एक संयुक्त समिति है जिसमें 15 सदस्य होते हैं, 10 लोकसभा से और 5 राज्यसभा से। वाह, तो ये थी स्थायी समितियों की 6 श्रेणियां और उनके तहत आने वाली विभिन्न समितियां। काफी विस्तृत नेटवर्क है ये तो। जी हाँ, बहुत विस्तृत। और हर समिति का अपना एक महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र है। अब संक्षेप में तदर्थ समितियों की भी बात कर लेते हैं। आपने शुरू में बताया था कि ये अस्थायी होती हैं। बिल्कुल, ये किसी खास उद्देश्य के लिए बनाई जाती हैं और काम पूरा होते ही भंग हो जाती हैं। इन्हें भी हम 2 तरह का मान सकते हैं। कौन सी 2? जांच समितियां, इंक्वायरी कमिटीज, और सलाहकार समितियां, एडवाइजरी कमिटीज। जांच समितियां। हाँ, इन्हें समय समय पर किसी विशेष विषय पर जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए सदन द्वारा या अध्यक्ष सभापति द्वारा नियुक्त किया जाता है। जिसे मान लीजिए किसी विशेष घटना या घोटाले की जांच करनी हो। कोई उदाहरण? उदाहरण के तौर पर समय समय पर रेलवे कन्वेंशन समिति बनती रही है, जो रेलवे के वित्त से जुड़े कुछ पहलुओं पर विचार करती है, या MPLADS योजना पर समिति बनी थी, या संसद परिसर में सुरक्षा जैसे मुद्दे पर समिति बन सकती है। रेलवे कन्वेंशन समिति का क्या इतिहास रहा है? ये पहली बार 1949 में बनी थी और फिर समय समय पर इसका गठन होता रहा है, ताकि रेलवे द्वारा केंद्र सरकार को दिए जाने वाले डिविडेंड की दरों आदि की समीक्षा की जा सके। ये एक तदर्थ समिति का अच्छा उदाहरण है। और सलाहकार समितियां? सलाहकार समितियों में मुख्य रूप से विधेयकों पर बनने वाली प्रवर या संयुक्त समितियां आती हैं। ये क्या करती हैं? जब कोई विधेयक संसद में पेश होता है और सदन को लगता है कि इस पर और ज्यादा गहराई से विचार विमर्श की जरूरत है, तो उसे एक प्रवर समिति, अगर सदस्य एक ही सदन से हो, या संयुक्त समिति, अगर सदस्य दोनों सदनों से हो, को भेजा जा सकता है। प्रक्रिया क्या होती है? आमतौर पर जिस सदन में बिल पेश होता है वहीं प्रस्ताव आता है कि इसे समिति को भेजा जाए। अगर संयुक्त समिति बनानी है तो दूसरे सदन की सहमति ली जाती है। फिर ये समिति उस विधेयक की धारा दर धारा, क्लॉज बाय क्लॉज जांच करती है। जरूरत पड़ने पर गवाहों को बुला सकती है, साक्ष्य ले सकती है और फिर अपनी रिपोर्ट सदन को देती है। सदस्य चाहें तो रिपोर्ट से असहमति जताते हुए अपना नोट भी जोड़ सकते हैं। तो ये बिल को बेहतर बनाने में मदद करती हैं? जी हाँ, इनका उद्देश्य यही होता है कि बिल के हर पहलू पर ठीक से विचार हो जाए। काम पूरा होने के बाद ये समिति भी भंग हो जाती है। ठीक है। अब एक और तरह की समितियों का जिक्र आता है, परामर्शदात्री समितियां, कंसल्टेटिव कमिटीज। इनके बारे में बताएं, क्या ये भी संसदीय समितियां हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और यहाँ अक्सर कंफ्यूजन होता है। पहली बात, ये परामर्शदात्री समितियां संसदीय समितियां नहीं हैं। अच्छा, ये संसदीय समितियां नहीं हैं। क्यों? क्योंकि संसदीय समिति की परिभाषा क्या थी? जिसे सदन नियुक्त करे या अध्यक्ष सभापति नामित करे, जो उनके निर्देशन में काम करे और सदन या उन्हें रिपोर्ट दे। ये समितियां इन शर्तों को पूरा नहीं करती। तो फिर ये क्या है और इन्हें कौन बनाता है? ये समितियां केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों या विभागों से जुड़ी होती हैं। इनमें सदस्य तो संसद के दोनों सदनों के ही होते हैं, लेकिन इनकी अध्यक्षता संबंधित मंत्रालय के मंत्री या राज्य मंत्री करते हैं और इन्हें गठित संसद नहीं बल्कि संसदीय कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स करता है। ओहो, तो ये सरकार द्वारा बनाई जाती हैं? जी, इनके गठन, काम और प्रक्रिया के लिए दिशा निर्देश भी संसदीय कार्य मंत्रालय ही तैयार करता है। इनका काम क्या होता है फिर? ये मूलतः मंत्रियों और सांसदों के बीच सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर और मंत्रालयों के कामकाज पर अनौपचारिक चर्चा, इनफॉर्मल डिस्कशन के लिए एक मंच प्रदान करती हैं। सदस्यता कैसी होती है? सदस्यता स्वैच्छिक होती है। सांसद अपनी रुचि के अनुसार शामिल हो सकते हैं। आमतौर पर हर समिति में अधिकतम 30 और न्यूनतम 10 सदस्य होते हैं। ये कब तक काम करती हैं? ये नई लोकसभा के गठन के बाद बनाई जाती हैं और जैसे ही लोकसभा भंग होती है, ये भी स्वतः भंग हो जाती हैं। तो ये संसदीय समिति नहीं है, ये बात साफ है। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण अंतर है जिसे याद रखना चाहिए, क्योंकि ये ना तो सदन द्वारा गठित हैं, ना सदन को रिपोर्ट करती हैं और ना ही स्पीकर, सभापति के निर्देशन में काम करती हैं। क्या रेलवे जोन के लिए भी ऐसी कुछ समितियां होती हैं? हाँ, रेलवे के विभिन्न जोनों के लिए भी सदस्यों की अनौपचारिक परामर्शदात्री समितियां होती हैं, जो उस जोन के सांसदों को रेलवे अधिकारियों के साथ बातचीत का मंच देती हैं। बहुत खूब। तो हमने स्थायी समितियां, तदर्थ समितियां और परामर्शदात्री समितियों के बीच का फर्क समझा। अब अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो इसका सार क्या है? ये समितियां इतनी जरूरी क्यों हैं? देखिए, सार यही है कि ये समितियां प्रभावी संसदीय कामकाज की रीढ़ हैं।
इनके बिना संसद शायद अपने विधायी और निगरानी के कामों को इतने विस्तार और गहराई से कर ही नहीं पाएगी। हाँ, ये वो जगह है जहां असली मेहनत होती है, पर्दे के पीछे। कानूनों की बारीकी से जांच, सरकारी खर्चों पर नजर, कार्यपालिका की जवाबदेही तय करना। एकदम सही कहा आपने। इसीलिए इन्हें कई बार संसद की लघु विधायिका या फिर संसद की आंखें और कान भी कहा जाता है। ये वो काम करती हैं जो सदन के फ्लोर पर हंगामे या समय की कमी के बीच शायद संभव ना हो पाए। बेशक, इनकी कुछ सीमाएं हैं, जैसा हमने चर्चा की। सिफारिशें सलाहकारी होती हैं, काम अक्सर पोस्टमार्टम होता है। हाँ, वो सीमाएं हैं, लेकिन उनके बावजूद कार्यपालिका पर संसद का नियंत्रण बनाए रखने में और सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने में इनका जो समग्र योगदान है वो बहुत बड़ा है। ये लोकतंत्र को मजबूत करती हैं। और अब जब हम इस चर्चा के अंत में हैं, तो एक विचार मन में आता है। हमने देखा कि समितियों का जाल कितना बड़ा और जटिल है और काम कितना ज्यादा। तो क्या एक सांसद जिसे अपने चुनाव क्षेत्र का काम भी देखना है, सदन की बहसों में भी हिस्सा लेना है, वो वास्तव में कई समिति असाइनमेंट के साथ पूरा न्याय कर पाता है? क्या ये मौजूदा व्यवस्था सांसदों की विशेषज्ञता का सबसे अच्छा उपयोग कर रही है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि उन पर काम का बोझ इतना ज्यादा है कि वो हर जगह पूरी तरह ध्यान ही न दे पा रहे हो? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। संतुलन साधना हमेशा एक चुनौती रहती है। समितियों की प्रभावशीलता काफी हद तक सदस्यों की सक्रिय भागीदारी और उनकी विशेषज्ञता पर निर्भर करती है। ये जरूर सोचने का विषय है कि इस प्रणाली को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है ताकि सांसदों का समय और विशेषज्ञता का सर्वश्रेष्ठ उपयोग हो सके। बिल्कुल, इस विचार के साथ ही हम आज की ये गहन चर्चा समाप्त करते हैं। संसदीय समितियों के इस जटिल लेकिन महत्वपूर्ण विषय पर इतनी विस्तृत जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।